रजिस्टर खोलेंगे। जी ऑनलाइन फ्रेंड्स आवाज ठीक है? जी ऑनलाइन फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आवाज ठीक है? चलिए सर, कल की डिस्कशन के बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल जो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसकी बेस पे लीज की एक डिस्कशन स्टार्ट होनी। तो लीज का स्टैंडर्ड का नंबर मैंने कल बताया था IFRS 16। जरा काइंडली 2 मिनट जरा पहले लीज का जरा मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूँ, लीज में होता क्या है, पहले इसको समझ लें फिर उसके बाद में नोट कर लीजिएगा। कभी सुना है वर्ड आपने लीज? कभी सुना है सर? क्या होती है लीज? चलो मैं ही बताता हूँ। लीज का कॉन्सेप्ट सर जी ये है, आवाज ठीक है जी प्लीज ऑनेस्ट में? जी मैंने वैसे ही जरा पूछा, वर्ड तो आपने सुना होगा लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है, काउंटिंग उसकी कैसे होनी है, ये मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, सपोज एक पर्सन है मिस्टर, लेट्स अज्यूम दिस इज ईशान। ज़ीशान सपोज ये चाहता है कि वो होंडा कार चलाया करे। जो कार उसे सपोज होंडा की पसंद है, लेट्स अज्यूम जो भी है उसकी प्राइस है सपोज 7 मिलियन। ज़ीशान वांट्स होंडा कार और वो होंडा कार क्या करे, और जिस होंडा कार को पसंद करता है सपोज वो 7 मिलियन रुपीस 70 लाख रुपए की। एक तो स्टेट पे क्या हो सकता है कि वो परचेज कर ले, उसे गाड़ी खरीदे, क्या एंट्री कर ले, होंडा कार एज एन एसेट डेबिट कर ले, कैश क्रेडिट कर ले, बाद में उसकी ओन कार है, कैश क्रेडिट कर ले, ओन कार है। फॉर एग्जांपल ज़ीशान के पास ये सारे पैसे लमसम, लेकिन अगर तो स्टिल बैंक्स फिर ये फैसिलिटी प्रोवाइड अवेलेबल नहीं है, प्रोवाइड करते हैं कि रादर देन के ज़ीशान फिर सप्लायर के पास किसी कार शोरूम वाले जाकर इस केस में फिर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि बैंक बैंक अब ज़ीशान एसेट खरीद ले, फिर ज़ीशान से वो पैसे जब दी जा सके उसको इंस्टॉलमेंट में ले लेगा। तो अगर ये है तो लीज का कॉन्सेप्ट ये है कि ज़ीशान अगर ये कार चाहता है, फॉर एग्जांपल परचेज के बजाय लीज पूरे पैसे वो देना नहीं चाह रहा है या उसके पास है नहीं है, तो देन ये लीजिंग कंपनी को अप्रोच करेगा, लीजिंग करेगी और फिर ज़ीशान को हैंडओवर करेगी। तो अगर लीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लेट्स अज्यूम ज़ीशान ने अब ये गाड़ी हासिल करने के लिए सपोज एमसीबी बैंक को अप्रोच किया। अभी बैंक्स भी लीजिंग फैसिलिटीज देते हैं, तो उसके बाद लीजिंग कंपनीज भी होती हैं जो लीज करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये बैंक बैंक एसेट परचेज कहाँ से परचेज करेगा, करेगा किसी शोरूम वाले से, परचेज द व्हीकल। ये मूविंग ये जरा देख लिया करना वो। नहीं तो इसमें नेट नेट किधर है? सॉरी जी एक मिनट, उसमें इधर कौन सा लगा नेट?
हो गया ऑन हो गया इधर बैठा है इधर बैठा है नहीं हो रहा जी आवाज ठीक है मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट सब एक दिन पता चलता होता है जैसे नहीं कौन सा लगा कौन सा कनेक्ट ये तो ये कल कौन सा लगा बताता मैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज ठीक होगी इस वक्त तो नहीं डिस्टॉर्शन बैठा है सुनो बस हम जरा देख देख लेना मेरे बताना चलिए सॉरी स्टार्ट करते हैं इसे Zishan wants a car which costs rupees 7 million. Instead of purchasing the car, suppose Zishan ने इंस्टॉलमेंट्स में ये गाड़ी खरीदनी है, therefore MCB बैंक को उसने अप्रोच किया. MCB बैंक के साथ अब अगर जिशान का एग्रीमेंट हो जाएगा तो इनिशियली अब ये एसेट खरीदेगा. MCB बैंक किससे खरीदेगा? किसी शोरूम से खरीदेगा, परचेज अ व्हीकल फ्रॉम शोरूम. फिर इस इंटरेस्ट को ऐड करके जो टोटल अमाउंट बनेगी वहाँ नहीं कहाँ से नहीं आवाज नहीं कहाँ से इसका लेकिन नेटअप स्लो हो सही 3 मिनट्स बस निकल
ये भी देखो देख लेंगे यार मेरे जी लीज का अगर एग्रीमेंट हो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ प्लीज। लीज का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी को एसेट चाहिए और वो एसेट को कैश में खरीदना नहीं चाह रहा, तो इन दैट केस फिर वो एसेट जो है, जी मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, इन दैट केस फिर वो एसेट ऑब्टेन करने के लिए किसी बैंक या लीजिंग कंपनी को अप्रोच करता है। फिर बैंक या लीजिंग कंपनी का अगर उस पर्सन के साथ एग्रीमेंट हो जाए, तो फिर पर्सन के बिहाफ पे बैंक इनिशियली एसेट खरीदता है। एसेट खरीद के लेकिन वो हैंड ओवर कर देता है उस पर्सन को जिससे उसका एग्रीमेंट हुआ। और देन फिर जिस पर्सन को एसेट मिला है, जिसने यूज करना है, अब इस केस में एसेट यूज कौन करेगा? तो जो एसेट फिर यूज करेगा वो इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को पेमेंट्स कर रहा होगा। लेकिन जब पेमेंट्स डिसाइड होंगी कि पेमेंट कितनी करनी है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, अब मैंने प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोला? अपने इस केस में 7 मिलियन रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में फिर बैंक जो है अपना इंटरेस्ट ऐड करता है। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन के 1 मिलियन रुपीज सपोज इंटरेस्ट है, और 8 मिलियन रुपीज अब जो टोटल अमाउंट बनेगी, इसको फिर इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन के ये जो लीज का पीरियड है वो 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, जो भी आपस में डिसाइड हो जाएगा, एक लीज का टाइम पीरियड होगा। उस टाइम पीरियड में फिर ये 8 मिलियन रुपीज की इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी। तो लेट्स अज्यूम अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि डिसाइड ही हुआ है कि 8 मिलियन रुपीज 20 इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है, तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जरा कैलकुलेट कर देंगे कितनी बनेगी? तो इंस्टॉलमेंट जब वो प्रिंसिपल की नहीं होगी, उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। तो अगर लेट्स अज्यूम 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में ये पेमेंट होनी है, तो 4 लाख रुपीस की एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बन जाएगी, विच कैन बी मंथली इंस्टॉलमेंट, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल ये पर एनम एक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट। अब इसे 4 लाख रुपीस को अगर गौर से देखें, तो क्या इस 4 लाख रुपीस में प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगी, लेकिन साथ कुछ इंटरेस्ट भी होगा। तो तरीका क्या होता है इंस्टॉलमेंट्स बनाने का, कि प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड किया जाता है, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन लीज टर्म कितनी है उसमें फिर इंस्टॉलमेंट्स बना ली जाती हैं। ठीक है जी, प्लीज आपको समझ आ गया यहाँ तक? जी ऑनलाइन स्टूडेंट स्पेशली आप जरा कुछ आवाज का बीच में प्रॉब्लम आया था। क्लियर है प्लीज? देन फाइनली इससे पहले कि आप जरा इसे लिखें, इस लीज एग्रीमेंट में अब दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं। मेरी इस एग्जांपल में एक जिशान है और एक एमसीबी बैंक है, एमसीबी बैंक है। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट में जिस पर्सन ने एसेट लीज करवाया होता है उसे बोलते हैं लेसी, और जिसने एसेट खरीद के लेसी को हैंडओवर किया होता है उसे लेसर बोलते हैं। लेसर कह लें या लेसर कह लें। तो हु इज लेसी? द पर्सन हु ऑब्टेन्स एसेट एंड देन पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स, वो लेसी है। और जो एसेट खरीद के लेसी को हैंडओवर कर रहा है और जिसने इंस्टॉलमेंट्स फिर रिसीव करनी है उसे लेसर बोलते हैं। अब लेसी ने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो उस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होगा वो लेसी का एक्सपेंस होगा, इनकम होगी? लेसी का एक्सपेंस होगा, और ऑपोजिट साइड पे अगर देखें लेसर की फिर वो इनकम होगी। ठीक है, अब यहाँ तक जरा नोट करें इनिशियली, फिर उसके बाद आगे जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी मैं 1 मिनट बताता हूँ, आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि ओनर कौन होगा, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। क्या हो गया सर, सफे गिरने से?
ऑपरेटिंग लीज वो क्या होती है? खुदा का नाम है सर, क्या लीज खत्म हो गई? लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसका मतलब आपको पता है, तो जैसे ही मैं कोई बात करूंगा आप मुझे बता दीजिए क्या हो गया सर, ये किधर निकल गया? जी, हु इज लेसी सर, अपने वर्ड्स में। एसेट लेसर से ऑब्टेन करके यूज करता है, ठीक है। और लेसर कौन है? जो एसेट खरीद के लेसी को हैंडओवर करता है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये जो एसेट है ये किसके नाम होगा? खरीदा है लेसर ने, मींस बैंक ने, तो उसके ही नाम होगा। लेकिन जैसे ही वो लेसी को हैंडओवर करेगा तो क्या एसेट भी उसके नाम कर देगा? ये ड्यूरिंग द लीज टर्म, ये जो भी लीज का टाइम पीरियड होता है वो 3 इयर्स 5 इयर्स जो भी लीज टर्म होती है, उसमें लेसर कभी भी लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा। लीगल ओनरशिप मींस नाम जीशान के इस केस में नहीं करेगा, एसेट दे देगा, लेकिन एसेट का जो लीगल नेम है वो बैंक का ही रहेगा। इन केस फॉर एग्जांपल अगर लेसी कभी डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं करता, तो फिर देन बैंक हैज अ राइट, वो जाके कह सकता है कि मेरा एसेट वापस कर दे। हाँ, ये हो सकता है कि जब लीज टर्म कंप्लीट हो जाए, लीज टर्म समझ आ रहा है? बट लीज टर्म मींस 3 इयर्स कह लें, 5 इयर्स डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट, जो टाइम पीरियड है जिसमें उसने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो उस लीज टर्म के बाद फिर हो सकता है एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि लीगल ओनरशिप भी लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ये कोई नॉर्मली जरूरी नहीं है हमेशा कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाए। आपने जो रियल लाइफ में अगर लीजेस कभी सुनी भी होंगी, तो उसमें एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन अगर होती भी तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म होती है। मीन्स उसे पूरी लाइफ में जो भी इसकी लीज टर्म की लाइफ है, लीज टर्म है जिसमें इंस्टॉलमेंट्स पे होनी है, लेसर ही के नाम ये लीगली एसेट रहेगा। हाँ, उसे यूज करके बेनिफिट कौन ले रहा होगा? वो लेसी ले रहा होगा और उसके अगेंस्ट पे इंस्टॉलमेंट्स ले रहा होगा। तो लीज टर्म में एसेट लेसर ही के नाम पे। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी, वो तो मैं अभी आता हूँ उस पर। अब ये जो 8 मिलियन जो था डिवाइड बाय 20 मैंने करके सीधा स्ट्रेट अवे एक इंस्टॉलमेंट निकाली है। ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% डाउन पेमेंट है, बाकी रेंटल्स हैं, फिर रेंटल्स एरियज में है, एडवांस में है, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, वो सारी बहस अभी मैंने करनी है। मैंने मतलब इस डायग्राम में सिर्फ आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिए कि देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्वड इन द लीज एग्रीमेंट, वन इज लेसी, अनदर इज लेसर। एसेट खरीदता लेसर है, लीगली उसी के नाम होता है, हैंड ओवर हो जाता है लेसी को। लेसी ड्यूरिंग द लाइफ, ड्यूरिंग द लीज टर्म उसे यूज करके बेनिफिट्स लेता है और उसके अगेंस्ट पर रेंटल्स पे करता है। उस रेंटल में जो इंटरेस्ट होगा वो लेसी का एक्सपेंस है। और अपोजिट साइड पर अगर देखें तो लेसर की अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट है वो उसकी इनकम होगी। एक आखिरी चीज, ये जो 4 लाख रुपीज था, 4 लाख रुपीज के जो इंस्टॉलमेंट है, इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इसमें कुछ इंटरेस्ट भी है। तो इसकी फिर सेग्रीगेशन होती है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, वो फिर मैं अभी डिटेल में बात करता हूँ। जी आपसे इंशाल्लाह भी पूछता हूँ, जैसे आप हुक्म करेंगे। अब जरा पेज नंबर 2 जरा आपका जो मैंने कल नोट्स दिए, अभी ऐसा ऐसा बात शुरू करते हैं यार, क्या हो गया? डेप्रिसिएशन अभी कहाँ चली गई? अभी एसेट आ तो जाना है। एसेट कौन रिकॉर्ड करता है, पहला सवाल तो ये है ना। तो वो भी जरा सारी काउंटिंग अब तरतीब से करते हैं। ये पेज नंबर 2 जरा सामने रखना, उसमें कुछ डेफिनेशंस मैंने जरा डिस्कस तो कर दी, लेकिन जरा पढ़ के फिर एक क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। लीज, लीजेस IFRS 16, फर्स्ट लाइन से शुरू करना। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन द लेसी एंड द लेसर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट कन्वेज राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, को अंडरलाइन करना।
in exchange for consideration. Period of time means lease term, कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, in exchange for consideration, मुआवजा, जो मैं इंस्टॉलमेंट्स कह रहा था अभी। एसेट को यूज करने का राइट जो है वो कन्वे हो जाता है फ्रॉम लेसर टू लेसी। अब एसेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्लांट मशीनरी भी है, व्हीकल्स भी हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्वड इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। बोलने जरा लफ्ज क्या है ये? लेसर क्या होता है, कौन होता है, जरा पढ़ें। एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एसेट देता है वो लेसर है, एंड द लेसी कौन है? दैट ऑब्टेन्स द राइट ऑफ द यूज। तो डेफिनेटली कोई रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। Lesser means party who provides the right of use of an asset for a period of time, and lessee is the person who obtains or receives an asset used for a period of time, right of use of an asset. चले आए अब जरा जो आप बातें कर रहे थे कुछ डाउन पेमेंट्स, रेंटल्स, वो सारे क्वेश्चन नंबर 1 में एक आसान से क्वेश्चन से जरा गेम स्टार्ट करते हैं। पेन रखिएगा जो आपने इसमें कुछ चीजें जो आ रही हैं उनको जरा हाईलाइट करके जरा अंडरस्टैंड करना। अच्छा, बहुत सिंपल सी चीजें महसूस होंगी आपको, बस सिर्फ कंसंट्रेट कीजिएगा। आफ्टर FA1 यकीनन नई चीजें जरूर आएंगी, लेकिन उसको अगर लॉजिकली सोचते रहेंगे, वही डेबिट क्रेडिट की बहस है, इंशाल्लाह बड़े आराम से आप ग्रेस्प कर लेंगे। तो फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। लेट्स अज्यूम ऑन 1 जनवरी 2000 a company obtains a small bottling and labeling machine from a leasing company under a lease. First January 2000 highlight करें। The cash price of the machine was 7710। मीन्स अगर ये मशीन इमीडिएटली खरीद ली जाए तो ये कितने की मिल जाएगी? कैश पे खरीद ली जाए तो 7710 पे मिल जाएगी, while the amount to be paid was, लेकिन लीज एग्रीमेंट की वजह से पैसे देने कितने? तो कितने वाली मशीन और पैसे कितने देने? तो ये ऐसे क्यों है? हाँ जी, जो इन दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस होगा, कैलकुलेटर पकड़ो। 7710 जो 10,000 टोटल देना है, इन दोनों में डिफरेंस लें। 2290 सिंपली क्या है? इंटरेस्ट है। किसका एक्सपेंस है, किसकी इनकम है? लेसी का एक्सपेंस है और लेसर की इनकम है। तो ये जरा एक्सप्लेन करते रहिए छोटी छोटी चीजें जरा। मीन्स उसे अगर पैसे होते या हम इमीडिएटली खरीदना चाहते तो 7710 है, लेकिन इस लीज एग्रीमेंट की वजह से टोटल 10,000 देना, तो 2290 एक डिफरेंस इंटरेस्ट का आ गया बीच में। नेक्स्ट लाइन थर्ड, द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000। अब इसे वो डाउन पेमेंट भी कहते हैं जो इमीडिएटली पैसे देते हैं। तो एग्रीमेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2000 डिपॉजिट विद द बैलेंस कंसिडरेट करेंगे। टोटल कितने पैसे देने हैं? तो 10,000 में से सही है 2,000 तो इमीडिएटली देना है, 10,000 में से 2,000 तो बैलेंस कितना बचेगा? तो वो 8,000 ज़हन में रख के सेंटेंस कंप्लीट करें। विद द बैलेंस मींस 8,000 बीइंग सेटल्ड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 2000। तो टोटल 10,000 रुपीज है अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट। 2,000 रुपीज तो इमीडिएटली दे देने, बैलेंस फिर 8,000 बनता है, और 8,000 को भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अगर देना है तो शायद एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी 2,000 रुपए ही हो जाएगी। और पहली इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है? 31 दिसंबर 2000। तो अगर थोड़ा सा सर डेट्स वाइज अरेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट है 1 जनवरी 2000, और 1 जनवरी 2000 पे ही फर्स्ट डे पे ही 2000 तो डाउन पेमेंट के तौर पे इनिशियल पेमेंट हो जानी है, ठीक है। देन फिर इंस्टॉलमेंट्स लग रहा है एरियर्स में। वर्ड सुना है कभी एरियर्स? एक वर्ड होता है एडवांस। एडवांस मींस पीरियड के स्टार्ट पे, पीरियड के स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और एरियर्स मींस एंड ऑफ द पीरियड। तो एग्रीमेंट है 1 जनवरी पे, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है 31 दिसंबर 2000, लेकिन 1 जनवरी पे ही 2,000 रुपीज इनिशियली डिपॉजिट के तौर पे देना, और देन 8,000 जो रिमेनिंग है वो भी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना। तो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट भी 2,000 रुपीज ही हो जाएगी, ठीक है।
और किन किन डेट्स पे फिर ये अमाउंट आएगी? 4 इक्वल हो जाएंगे ना ये, तो 2000, 2001, 2002 और 31 दिसंबर 2003। अच्छा, जरा फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा जरा मैं एक्सप्लेन करूं डिटेल में। बात समझ आ गई प्लीज सारी? ये जरा नोट कर लें, जरा रजिस्टर खोलें, इसके जरा क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें पहले। ये डेट वाइज जरा काइंडली अपने पास लिख लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया ये ब्रेकअप? तो लीज एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट और लीज टू लीज वेरी करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 10,000 रुपीज का ब्रेकअप हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2,000 रुपीज एज एन एडवांस इनिशियल डिपॉजिट देना है, और बैलेंसिंग अमाउंट को 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट मींस 8,000 डिवाइड बाय 4 करके 2,000 की अमाउंट्स आपके सामने कैलकुलेट होगी। एनी कंफ्यूजन? चलें सेंटेंस पूरा करें, आगे पैराग्राफ पूरा करें। फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन के एंड पे, द चार्ज ऑफ ₹22,290 जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था रिप्रेजेंट्स 15% इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड ऑन रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड। ये जरा यहाँ से अंडरलाइन कर लें, कैलकुलेटेड। ये फिर मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ जरा बोरिंग कॉस्ट की तरह, जिस आप IAS 23 में करते रहे। तो ये क्या लिखा हुआ है फिर मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट रेट उसने हमें 15% पर एनम बता दी है। वो कैलकुलेट कैसे होगा वो फिर अभी डिस्कस करता हूँ। डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया ना 2290। ये 2290 1 साल का इंटरेस्ट है, ये तो पूरी लीज टर्म का इंटरेस्ट है। तो इसको ईयर वाइज कैसे डिवाइड होता है वो फिर अभी ये जो लाइन बताई हुई है इसमें लिखा भी हुआ है, अप्लाई करते हैं। देन अभी आप लोग डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस अज्यूमिंग नो रेजिडुअल वैल्यू। फिलहाल आखिरी सेंटेंस अंडरलाइन करना, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल ओनरशिप ऑफ द एसेट इज expected to be transferred to the lessee at the end of the lease term। हमारे इस क्वेश्चन में at the end of the lease term ये expected है कि ओनरशिप लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ कौन सी ओनरशिप की बात हो रही है? नहीं, लीगल ओनरशिप। एक तो उसकी फिजिकल पोजेशन है ना, लीज अगर हुई है तो फिजिकली एसेट लेसर से लेसी को कब मिल जाएगा? वो तो शुरू में ही हो जाएगा, शुरू में ही एसेट हैंडओवर हो जाएगा लेसी को। तो ये जो एंड ऑफ द लीज टर्म पे ओनरशिप की बहस हो रही होती है, ये फिर लीगल ओनरशिप की बात हो रही है। इन अदरवाइज लीगल ओनरशिप का मतलब नाम हो जाएगी, पहले किसके नाम पे एसेट होगा? लेसर का, फिर वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लीगल ओनरशिप मींस नाम भी लेसी के हो जाएगी। तो सादर अगर मेंशन करने और लिखा तो ये ओनरशिप वर्ड होता है, लेकिन ये कौन सी ओनरशिप की बात हो रही है? लीगल ओनरशिप। फिजिकली एसेट कब ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर रखिएगा प्लीज कॉन्टेक्स्ट जरा। फिजिकली एसेट स्टार्ट में ही लेसी के पास आ जाएगा, और ये जरूरी नहीं है बहरहाल हमारे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये समटाइम्स हो सकता है कि एंड में लीगल ओनरशिप ट्रांसफर ना हो, ये फिर एसेट लेसर के पास वापस भी जाता है। तो रियल लाइफ में बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ये एक्सपेक्टेड है कि लीगल ओनरशिप भी लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, डाटा समझ आ गया? एट द मेच्योरिटी ऑफ लीज कह लें या कंप्लीशन ऑफ लीज कह लें, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म कह रहे हैं। रिक्वायरमेंट पढ़िए, रिक्वायरमेंट ये लिखा हो जी कैलकुलेट लीज पेमेंट्स, उसके लिए एब्रिविएशन फिर बन जाएगी LP एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। फिर इसकी BOC रिक्वायरमेंट्स भी मेरा ख्याल पहले एक कंप्लीट कर लूंगा। लिखे जी लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स को थोड़ा सा डिफाइन भी कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम वर्ड सुन रहे हैं आप ये। लीज पेमेंट्स का मतलब होता है पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म।
वो पेमेंट्स जो लेसी ने लेसर को लीज टर्म में करनी है शुरू से लेकर एंड तक, उन पेमेंट्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो लीज पेमेंट्स का वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, समझ आ जाएंगे मेरे वर्ड्स? किसने किसको पेमेंट्स करनी है? तो स्टार्ट से लेके एंड तक जब पेमेंट्स करनी है अगर उन्हें इकट्ठा कर लें तो लीज पेमेंट्स आ जाएंगी। वैसे हमारे इस क्वेश्चन में तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा है, शायद टोटल अमाउंट हमें पता है कितनी है, टोटल अमाउंट पता है हमें वैसे, लेकिन वो 10,000 इकट्ठा देना है। वो कैसे देना है जरा एक सेकंड बोर्ड पर देखें, जस्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। 2,000 पहले कैसे देना है एज अ डाउन पेमेंट इनिशियल डिपॉजिट, और बाद में फिर 2,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमें ये 10,000 इकट्ठा ना भी दिया होता है, अमाउंट्स इंस्टॉलमेंट्स में बताई होती है, तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो सिंपली ये 10,000 ही क्या कहलाएगा? लीज पेमेंट्स। लिखने से पहले एक चीज जरा बताएं, क्या लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट शामिल होता है? लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट शामिल होगा, लिख लो। इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल किसे कहा मैंने इस एग्जांपल में? नहीं, प्रिंसिपल 7710 है, 7710 की टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, और 7710 और 2290 जो है वो इंटरेस्ट है। फिर क्या 2000 में है या नहीं वो अभी बात करते हैं इंशाल्लाह। तो सही कह रहे हैं आप। तो लीज पेमेंट्स अगर आपने किसी क्वेश्चन में इकट्ठी करनी हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, लीज के स्टार्ट से लेके लीज के एंड तक जब पेमेंट्स लेसी ने लेसर को करनी, उन्हें सिंपली इकट्ठा करके कंबाइन कर लेंगे। मैंने 2000 पहला सेपरेट इसलिए लिए क्योंकि वो एज अ डाउन पेमेंट है, और बाकी जो 2000 है वो फिर इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, इसलिए मैंने सर स्पेसिफाई नजर कर दी। ओके ओके है सर। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है इसी रिक्वायरमेंट ए में? लिखे हेडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की करंट वर्किंग पहले आप लोगों ने करवानी है मुझे। ये कल मैंने इसलिए जरा फॉर्मूले आपको जरा रिवाइज करवाए थे। लिख लिया हेडिंग? लीज पेमेंट्स की अमाउंट कितनी है? 10,000। उसी की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, तो बताएं कैसे लूं प्रेजेंट वैल्यू? 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू स्ट्रेट अवे ना ले लूं, या डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लग जाएगा? क्या हो गया? क्या ये 10,000 हमने एक ही दफा को 4 साल बाद पे करना है? अगर फॉर एग्जांपल करना होता तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, इस 10,000 को सिंपली डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से -4 कर देना चाहिए था। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जाने हैं, उसका भी लेकिन एक ब्रेकअप है। जब पहला 2,000 है वो कब जाना है? वो तो आज ही मींस 1 जनवरी पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जाना। तो क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज 2000 आ जाएगी? सबको पता है 10,000 इकट्ठे की प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? इकट्ठी अमाउंट नहीं पे होनी, उसका एक ब्रेकअप है। 2000 जब पहले है उसने तो आज ही पे होना है, इसलिए उस 2000 की प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज आ गई। सॉरी जी, ठीक है जी, तो पहला 2000 है। देन उसके बाद ऊपर से लिंक कर रहा हूं मैं लीज पेमेंट्स के साथ। ये जो फर्स्ट 2000 है ये तो एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू ही है। उसके बाद जो रिमेनिंग 2000 है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है? 31 दिसंबर 2000, एक साल बाद है, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। क्या इसको इकट्ठा करके प्रेजेंट वैल्यू ले सकता हूँ? नहीं, इसको मतलब डिस्काउंटिंग से कर सकता हूँ, डिस्काउंटिंग से कर सकता हूँ। 4 वर्किंग करनी पड़ेंगी, लेकिन कल डिसाइड हुआ था कि अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, सेम हो और इंटरवल भी सेम हो, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी। पहला 2000 तो एज इट इज सेपरेट हो गया, एज अ प्रेजेंट वैल्यू उसकी सेम अमाउंट है, लेकिन आगे कितनी अमाउंट्स रह गई हैं? तो एन्युटी का अगर फार्मूला लगाना हो, सबको क्लियर है? लग सकता है? कैसे लगाते हैं फिर? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाते हैं, ये क्लियर रखें, इंटू 4 करके नहीं लेना। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ले लिया मैंने, आगे अब क्या करूंगा? फॉर्मूला बोले।
अब ये याद होना चाहिए प्लीज, ये अब अगले 2-3 दिन मुसलसल ऐसे ही होना है रोज। 1 माइनस 1 प्लस रेट ढूंढना है 0.15 15% माइनस 4 इंस्टॉलमेंट्स डिवाइडेड बाय 0.15 लिखें और सॉल्व करें। जी एक मिनट जरा लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको वर्किंग समझ आ गई? प्लीज वर्किंग बड़ा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज साथ साथ बताइएगा, यही चीजें बार बार फिर रिपीट होनी है, आपने इंडिविजुअली करनी है। नहीं बट अब्दुल वासित ये जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताएंगे तो कल भी शायद बात हुई थी, ये फर्स्ट 2000 भी एज इट इज प्रेजेंट वैल्यू प्लस 100 के टोटल अमाउंट आएगी जी। 5710 आप मुझे सही बता रहे हैं, लेकिन वो 4 इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है। जब फर्स्ट 2000 रुपीज की अमाउंट है, ये इटसेल्फ प्रेजेंट वैल्यू मींस जब मुझे टोटल आंसर आप बताएंगे तो इस पूरी इक्वेशन सॉर्ट ऑफ का बताएंगे, ठीक है जी। क्या आंसर आ रहा है? 7710। अच्छा अभी खुद से कंक्लूजन ड्रॉ ना कीजिएगा, यकीनन ये 7710 आपने कहीं क्वेश्चन में भी देखा। क्या था ये? कैश प्राइस था, कैश प्राइस थी। क्या कैश प्राइस के हमेशा ये बराबर आएगी? फिलहाल तो आ गई, लेकिन ये हमेशा वाली भी बहस नहीं है। अभी 2-3 क्वेश्चन और करने फिर मैं इंशाल्लाह फाइनल करता हूँ। लेकिन आपको ये 7710 में एटलीस्ट ये पता है सबको कि अब इस 7710 में इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों फिगर्स को जरा आपस में लिंक करें जरा। 10,000 में क्या और क्या है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है, लेकिन 7710 आज की अमाउंट है। इंटरेस्ट पे टाइम बेसिस पे होता है। अगर आज एसेट खरीदना होता हमने तो 7710 का ही है, लेकिन लेसी अगर 4 सालों में पैसे दे रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, तो देन फिर उसे टाइम बेसिस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो लीज पेमेंट्स में इंटरेस्ट शामिल होता है, लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, आज की वैल्यू ले लेते हैं, तो फिर उसमें सिर्फ प्रिंसिपल रह गया, इंटरेस्ट निकल गया। व्हाई दीज फिगर्स आर डिफरेंट? बिकॉज ऑफ व्हाई दीज फिगर्स आर डिफरेंट? कौन कौन सी? 10,000 और 7710 में डिफरेंस क्या है? इंटरेस्ट की वजह से। तो किस में इंटरेस्ट होता है लेकिन किस में फिर नहीं होता? लीज पेमेंट्स में होता है, लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू मींस आज की वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल एसेट आपने आज लेना होता तो ये 7710 का ही है, ये भी क्लियर है, 7710 ही का है ये। लेकिन हमें एज ए लेसी 10,000 क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हम सारे पैसे आज देने के बजाय टाइम बेसिस पे पैसे दे रहे हैं, तो फिर लेसर जो है वो फर्दर जो अमाउंट टाइम बेसिस की वजह से ले रहा है 2290, दैट इज इंटरेस्ट। ओके मेरे वर्ड्स, एनी कंफ्यूजन? चलें फिर आगे। चलें रिक्वायरमेंट भी पढ़ेंगे। जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन? हाँ जी रिक्वायरमेंट भी पढ़ेंगे बस। बी लिखा हुआ जी, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अच्छा इनिशियली अभी हम डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे लेसी से, इंशाल्लाह फिर डेफिनेटली लेसर की तरफ भी जाना है। तो फिलहाल अकाउंटिंग का सारा फोकस हम लेसी मींस उस पर्सन पे रखेंगे जिसने एसेट लीज पे लिया है और इंस्टॉलमेंट्स में उसने पैसे देने हैं, पे करने हैं। तो वो कहता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 एंड 2001। 2 सालों की एंट्रीज मांग रहा है। आए फॉर्मेट सा बनाए, वर्किंग शुरू करें। साथ साथ सोचते हैं फिर क्या एंट्रीज होनी चाहिए। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। जी ठीक है अब्दुल बस। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, थोड़ा सा जरा को फॉर्मेट बना लेंगे। जनरल एंट्रीज अगर लिखनी है
बता देंगे क्या क्या डेट बन जाएंगे, पर्टिकुलर्स या अकाउंटिंग हेड्स, जिस तरह भी आपने पढ़ा हो पहले, आपने डेबिट क्रेडिट कॉलम। ये अब यहाँ जरा थोड़ी सी आपकी जरा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, अगर आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह कुछ हिम्मत कर लेंगे। जरा क्वेश्चन आपके सामने, लेसी की बुक्स है जिसने एसेट लीज पे लिया है, तो सजेस्ट करें किस डेट पे फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए। ये 1 जनवरी 2000 अगर आपने कहा, चले मैंने भी लिख लिया, इसमें करना क्या इस दिन, चले डेट तो लिखे, डेट तो लिखे, डेट तो सही बताइए आप। कैश आना जाना है, लेसी है जानना है। जी सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, कैश जाना है, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा और सोचा जाए तो क्या लेसी के पास एसेट आना नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही, बात तो आपकी सही है वैसे, लेकिन जरा सीक्वेंस दोबारा बना लें। एक मशीन है, शायद ये मशीन है, बॉटलिंग मशीन। इनिशियली अब ये मशीन कौन खरीद रहा होगा, ठीक है, बैंक लीजिंग कंपनी, लीगली उसी का नाम होगी, लेकिन ये मशीन हैंडओवर हो जाएगी लेसी को। तो क्या जिस दिन मशीन लेसी को हैंडओवर होगी उस दिन लेसी इस मशीन को एज एन एसेट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? नहीं, अब ये एक सवाल है, हो सकता है यस या नो इसका आंसर आ जाए, लेकिन जरा इससे पहले कि हम मैं इस तरफ आऊं, दोबारा उस लेसर की तरफ जाए। इनिशियली मशीन खरीदी है लेसर ने, उसकी बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और कितने रुपीज होंगे, 7710 की खरीदेगा वो, 7710, लेकिन एसेट खरीद के नाम तो उसी के हैंडओवर हुई है लेसी को। यहाँ मैंने सवाल आपके सामने ये क्रिएट किया है, एक सवाल आपके सामने उठाया कि क्या जब ये एसेट लेसी के पास आएगा तो क्या लेसी इस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? नहीं, एक सवाल मैंने उठाया, मैंने ये नहीं कहा कि करेगा या नहीं, मतलब मैंने सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन रेज किए। नाम तो डेफिनेटली किसके है, ये लेसर के, लेकिन अब इसे यूज करके बेनिफिट किसने लेना। एक और एंगल से, चलो वो बात तो बाद में होनी, लेकिन जरा सोचा जरा, इस केस में डेप्रिसिएशन किसे चार्ज करनी चाहिए, लेसर को चार्ज करनी चाहिए या लेसी को चार्ज करनी चाहिए? असल में यहाँ पे एक पुराना बीच में कॉन्सेप्ट में ला रहा हूँ जरा, डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट शायद याद तो ना हो, लेकिन उसकी जो सेंस है वो हमें पता होनी चाहिए। आपने पीआरसी में बहुत से कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे जिनमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उनकी जरूरत नहीं है इस वक्त, एक सब्सटेंस और फॉर्म कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। जब भी कभी आप, लेकिन एक्सप्लेन कर दो, मैं जरा फिर उसे लिख भी देता हूँ। सिचुएशन असल में ये है, नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि एसेट जिसके नाम होगा वही यूज भी कर रहा होगा। मसलन अगर आप ये व्हीकल, मशीन, एसेट कोई भी अगर खरीद ले कोई, तो उसके लीगली नाम भी होगा, और जिसके लीगली नेम होता है वही नॉर्मली से यूज भी कर रहा होता है। तो देन तो फिर कोई इशू नहीं है, एसेट जिसका है वो खुद डेबिट कर लेगा, वही यूज करेगा, वो डेप्रिशिएट करेगा। लेकिन लीज में हुआ ये है कि लीगली एसेट लेसर का है, लेकिन इसे यूज करके बेनिफिट्स लेसी ले रहा है। तो जब कभी लीगल सिचुएशन और फैक्चुअल सिचुएशन, लीगल सिचुएशन ये है कि एसेट लेसर का है, लेकिन फैक्चुअली सिचुएशन ये है कि उसे इस्तेमाल करके बेनिफिट लेसी ले रहा है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप विजुलाइज करें, अगर आपको सड़कों पे गाड़ियां चलती नजर आती हैं, उन्हें देख के पता चला जा सकता है इसमें लीज की कौन सी, तो लीगली हो सकता है उसमें से बहुत सारी लीज गाड़ियों जो बैंक के नाम हो, लेकिन लीज कार भी उसी तरह लेसे यूज कर रहा होता है जिस तरह नॉर्मली ओनर्स यूज कर रहे होते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में वो डेफिनेटली लेसर मींस बैंक के नाम होती है। इसलिए जब भी कभी कंफ्लिक्ट आ जाए कि एसेट किसी और का मींस नाम किसी और का और यूज उसे कोई और कर रहा है, तो हम अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटिंग करते हुए लीगल ओनरशिप को कंसिडर नहीं करते, हम उसे फैक्चुअली देखते हैं कि वो किसके इस्तेमाल में। तो वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लीगल रियलिटी एंड फैक्चुअल रियलिटी,
तो अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रियलिटी, विच मीन्स जब ये एसेट आ जाएगा, 1 मिनट में बात पूरी कर लूँ, 1 मिनट में लिख देता हूँ, तो 1 मिनट में बात लिख लेता हूँ। मीन्स से जब ये एसेट इनिशियली खरीदा है बेसर ने, तो यकीनन उसने एंट्री करनी है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और ये लीगली उसके नाम है। लेकिन जब ये एसेट लीज होके लेसी के पास उसकी फिजिकल ओनरशिप आएगी, तो इन दैट केस फिर लेसर रिसीवेबल डेबिट करेगा, पैसे उसके रिसीवेबल हो जाएंगे लेसी से, और एसेट क्रेडिट कर देगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली लेसी फिर क्या करेगा, एसेट डेबिट हो जाएगा और पेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ये उसका एसेट अपना नहीं है, फिजिकली उसका एसेट अपना नहीं है, ये लीज एसेट है, देयरफॉर कुछ वर्ड्स बस का बस फर्क पड़ेगा। इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, अगर आप इसे थोड़ा सा और डेप्थ में सोचें, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह क्रेडिट पे कोई चीज खरीदी गई है और पैसे बाद में देने हैं। लेट्स अज्यूम अगर आपने गुड्स खरीदी हैं और पैसे नहीं दिए, तो आप क्या एंट्री करेंगे, परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट। अब जब परचेजेस गुड्स की जगह कोई एसेट खरीद ली है, तो एसेट डेबिट हो जाएगा और पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो जब एसेट आएगा लेसी के पास, तो लेसी अपनी बुक्स में एक एसेट लीज वाला एसेट डेबिट कर लेगा, और पैसे क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, तो फिर वो पेबल टुवर्ड्स लेसर सॉर्ट ऑफ एक लाइबिलिटी बना लेगा। और कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर लेसर की तरफ देखें, तो लेसर ने जो अपना एसेट डेबिट किया था वो एसेट क्रेडिट करके रिसीवेबल फ्रॉम लेसी डेबिट करके। तो ये किस कॉन्सेप्ट से सारी एंट्रीज आपके सामने रख रहा हूँ, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको मेरा ख्याल लिख लेते हैं, थोड़ी सी बात मैंने जो आपके सामने की है। तो जहाँ एंट्रीज कर रहे हैं उसके लिए जरा 2-3 लाइनें छोड़ दें, उसी के नीचे अगर एक्सप्लेन करें, जब इनिशियली अभी जब कभी जरूरत नजर पड़े जब अच्छा है, एंट्री के लिए जरा जगह छोड़ दें 2-3 लाइन्स, एक हेडिंग लिखने इसके नीचे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। Whenever there is a conflict between legal reality and factual reality, accounting entries are made, accounting entries are made on the basis of factual reality. ये कुछ समझेंगे, लीगल रियलिटी, फैक्चुअल रियलिटी, व्हाट इज द मीनिंग लीगल रियलिटी, लीज को ध्यान में रखते हैं। लीगली हकीकत क्या है, ये लेसर का एसेट है। फैक्चुअली हकीकत क्या है, लेसर उसे इस्तेमाल करके फायदे हासिल कर रहा है। ओनर्स की तरह लेके घूम फिर कौन रहा है, मसलन अगर लेसी अपने घर से सुबह गाड़ी निकाले, जिधर मर्जी घुमाए फिराए, तो लगे कौन रहा है कि ओनर है, लेकिन हकीकत क्या है, लीगली हकीकत ये है कि लेसर ओनर है। फैक्चुअली हकीकत है कि लेसी इज ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स जस्ट लाइक ओनर। तो इस केस में हम अकाउंटेंट्स लीगल रियलिटी को जहन में रखने की बजाय फैक्चुअल बेसिस पे काउंटिंग करेंगे। फैक्चुअल बेसिस पे काउंटिंग करने का मतलब एसेट जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी बुक्स में डेबिट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि मैं को समझा सकूं यार। मैंने इनवर्ड्स मतलब मैंने कोशिश की इनवर्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, कोई कंफ्यूजन अगर रहेगी तो बता दीजिएगा यहाँ तक। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग, चले अब आए एंट्री करवाएं। यकीनन पेमेंट भी हो रही है, आप लोग बात सही कर रहे हैं, लेकिन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी पेमेंट
एक एसेट जो लेसी के पास है उसको अब हम जस्ट लाइक एनी अदर क्रेडिट परचेज शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बताएंगे क्या एंट्री होनी चाहिए। हाँ जी, अब एसेट डेबिट होना है, पेएबल टू लेसर क्रेडिट होना है, लेकिन एक मिनट बस इस लीज के स्टैंडर्ड में कुछ वर्ड्स जो साथ यूज होने वो जरा हम, एसेट डेबिट होना है और लीज लाइबिलिटी सॉर्ट ऑफ है पेएबल टू लेसर, लेकिन जब एसेट डेबिट किया जाता है तो उसके साथ एक वर्ड लगाए जाते हैं राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज, और एसेट का अगर नाम हो क्वेश्चन में तो वो साथ लिख लेना चाहिए। तो इस केस में राइट ऑफ यूज मशीन डेबिट, अगर व्हीकल होगी तो व्हीकल डेबिट, तो इन्वर्ट से तो नहीं परेशान हो जाएंगे। राइट ऑफ यूज मशीन, असल में मशीन यूज करने का राइट है कि एसेट है, मशीन एक एसेट है जो असल में अगर अपनी मशीन हो तो उसको तो मशीन के तौर पर डेबिट कर देंगे, अगर लीगली भी हमारी है और फैक्चुअली भी हमारी है, लेकिन अगर लीज्ड है तो देन कुछ एक्स्ट्रा वर्ड अकॉर्डिंग टू IFRS 16 क्या लग जाएंगे, राइट ऑफ यूज एसेट, इस केस में मशीन डेबिट, एंड और पेएबल टू लेसर के लिए वर्ड हो जाएगा लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब ये किस अमाउंट पे एंट्री होनी है ये आपने बताना है, पहले हेड्स लिख लो जरा। ये डेबिट क्रेडिट समझ आ गया, सिंपली किन वर्ड्स को शायद मैंने एक्सप्लेन किए, एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट, लेकिन जब लीज में एसेट हो तो एसेट किस नाम से डेबिट, और राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, और एसेट का फिर जो नाम क्वेश्चन में अवेलेबल है वो लिखना साथ, और देन पेएबल टू लेसर है, और पेएबल टू लेसर की जगह लीज लायबिलिटी वर्ड है। तो इन वर्ड से तो इशू नहीं है प्लीज, वरना ये सिंपली क्या एंट्री है, एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट पेएबल क्रेडिट है, जिसे बोल दे तो एक दफा फाइनली व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री जो लेसी करता है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ओके प्लीज। देन अभी थोड़ी देर पहले कुछ अमाउंट्स की बहस हुई है, अपना क्वेश्चन भी सामने रखें जरा। आपसे रिक्वेस्ट है कि किस अमाउंट पे एंट्री होनी चाहिए, जरा एक मिनट जरा सोचें इंडिविजुअली जरा, नहीं एक मिनट, बाकी भी अपना ओपिनियन दें जरा। ये कर लेंगे, अभी करते हैं। ये मैंने एग्जैक्टली उस लम्हे अभी एंट्री की है जब एसेट आया, यकीनन अभी कैश जाना है, लेकिन मैं कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है उसकी, अगर आप अलाउ करें तो अलग-अलग कर लेंगे डेफिनेटली। इसी सेम डेट पे एक और एंट्री होनी है, मेरे ख्याल ऐसे परेशान ना रहे, जरा सोच के बता सकते हैं क्या एंट्री होगी वो। नहीं डाउन पेमेंट अब डेबिट नहीं है, रिलैक्स होकर जरा सोचें, क्या कैश लेसी का जाना है ना, तो कैश तो क्रेडिट होना है, कैश या बैंक क्रेडिट होना है, कितने से 2000 से, ये एडवांस पेमेंट की बात हो रही है, लेकिन उस पेमेंट को करने से लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो बेफिक्र हैं आप, यकीनन वो पैसे शुरू में जा तो रहे हैं, लेकिन वो शुरू में एसेट आने के बाद जा रहे हैं, तो क्या एसेट के पैसे भी देने हैं हमने, तो पेमेंट करने से हमारा कोई एसेट नहीं बढ़ेगा, पेमेंट करने से हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो लीज लायबिलिटी डेबिट होगी और कैश या बैंक क्रेडिट होगा, तो उसकी टेंशन ना लें, मैं जरा अलग-अलग डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैं एग्जैक्टली फिलहाल उस दिन उस लम्हे खड़ा हूँ जिस वक्त एसेट आ गया, फिर डेफिनेटली एसेट हम के अगेंस्ट हमने पैसे भी देने, अगर हम करना चाहेंगे तो कंपाउंड एंट्री भी सेम डेट पे हो सकती है, लेकिन अलग-अलग पहले दो हिस्सा में एंट्री समझ लें, तो इंशाल्लाह फिर आप कंपाउंड कहेंगे तो कंपाउंड कर लें। तो यकीनन 1 जनवरी पे पेमेंट भी होनी है, लेकिन बिफोर एनी पेमेंट जो एसेट आया है और जो लायबिलिटी बन गई है बिफोर एनी पेमेंट, पहले उसकी अमाउंट जरा डिसाइड कर लें। ये वर्ड्स क्लियर है मेरा प्लीज, तो उसकी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह पैसे देने और यकीनन टाइम पे देने, इंशाल्लाह टेंशन ना लें, लेकिन जो एसेट आ गया है वो कितने से डेबिट करूं, ये अपना अपना ओपिनियन जरा प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा इन्वॉल्व हो, सजेस्ट करें, कोई नहीं ठीक है, 10,000 आया, 10,000 के अलावा कोई ऑप्शन, या सब एग्रीड है 10,000 पे, नहीं अगर कोई 10,000 तो मेजोरिटी की आवाज आ रही है, तो 10,000 के अलावा अगर किसी का ओपिनियन हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में तो है कुछ लोग कह रहे हैं 7710 से होनी चाहिए, नहीं 10,000 सब कह रहे हैं मेरे सामने जितने, तो हुक्म करेंगे तो सर पता चलेगा ना, मैं कह रहा हूँ 10,000 सबका फाइनल, आप कह रहे नहीं है। जी उस्मान साहब आप क्या फरमा रहे हैं, चलिए मेजोरिटी का ओपिनियन 10,000 है, जिन लोगों का ओपिनियन 7710 है, आपसे रिक्वेस्ट है जरा 2 मिनट मैं पहले 10,000 वालों से जरा बहस कर लें, फिर 7710 पे बात करता हूँ। तो मेजोरिटी का डिसीजन है कि 10,000 से एंट्री होनी चाहिए, तो जिनका ये ओपिनियन नहीं है वो 1 सेकंड कर लीजिए, तो अगर बेटा 10,000 से मैं एंट्री करूँ तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है जी प्लीज। लेकिन अब 10,000 से अगर हम एंट्री करें तो इसमें इशू क्या है,
अब ये अपने मेरी बात गौर से सुननी है और कंसंट्रेशन प्लीज। 10,000 से डेबिट और फिर 10,000 से ऑब्वियसली क्रेडिट। तो पहले 10,000 जो डेबिट है उसमें क्या प्रॉब्लम है वो जरा समझेंगे। इस 10,000 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों है। तो क्या जो 2290 ढूंढने के जहन में फिगर, वो जो इंटरेस्ट इसके अंदर है उसे भी एसेट में डेबिट हो जाना चाहिए, मींस कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। अगर इस वक्त मैंने 10,000 लिखा सामने एसेट पे, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इसमें ऐड हुए हैं, देयरफॉर 2290 का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो गया। कैपिटलाइज किसे कहते हैं सर, क्या हो गया? एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया। हमने अगर 10,000 से एसेट डेबिट कर लेंगे तो 2290 का जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें एसेट में आ गया, एसेट की अमाउंट में ऐड हो गया। तो क्या बोरिंग कॉस्ट कभी कैपिटलाइज हुई है? हुई है यार, क्यों परेशान हो रहे हैं? पूरा हफ्ता 1.5 हफ्ता करते रहे होंगे, फिर पेपर में भी शायद किए। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, लेकिन हमेशा कैपिटलाइज नहीं होती है। कब कैपिटलाइज होती है? जब क्वालिफाइंग एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जैसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगता है उससे। सर जी ना, सर प्लीज मेरी बात भी सुन के तो देखो, मेरे मुझे से रट्टा लगा क्या हो? क्या 10,000 में 2290 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा इस तरह करेंगे तो यकीनन बोरिंग कॉस्ट बेटा कैपिटलाइज होती है, लेकिन उस केस में होती है अगर क्वालिफाइंग एसेट हो। और क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो बन रहा हो या बन गया हो। और अगर बन गया हो फिर उसके बाद तो बोरिंग कॉस्ट वैसे कैपिटलाइज नहीं होती है। तो एसेट अगर बन रहा है, अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, तो देन फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। अब ये जो मशीन है ये तो शायद हम परचेज्ड मशीन ले रहे हैं या इसे बना रहे हैं, तो इसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो बोरिंग कॉस्ट है उसे तो शायद एक्सपेंस आउट होना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट एज सच अ क्वालिफाइंग एसेट। जितना कम अज कम मैं पिछला याद कराऊंगा उतना जहन में आना चाहिए। पिछले कुछ स्टैंडर्ड जहां जहां तक हमें जरूरत पड़ेगी वहां तक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पिछले टॉपिक्स भी समटाइम्स FA2 में आकर टेस्ट हो जाते हैं, वो फिर इंशाल्लाह अलग उसके आपको नोट्स वगैरह भी दोबारा रिवाइज करने के लिए दूंगा। लेकिन आई होप कि IAS 23 बोरिंग कॉस्ट कुछ ना कुछ जहन में आ गया होगा। व्हाई बोरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड इन दिस केस? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। और अगर मैं 10,000 से लिख लूंगा तो फिर यकीनन 2290 भी एसेट में चला जाएगा। तो इसे तो टाइम बेसिस पर 2290 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनना चाहिए इस केस में, बिकॉज दिस मशीन इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। इट मींस 10,000 से डेबिट नहीं होना चाहिए। इसमें 2290 जो इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं होना चाहिए, 7710 शायद होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है प्लीज? लेकिन जरा एक सेकंड क्रेडिट साइड पे भी आए जरा। अब लीज लायबिलिटी अगर हम 10,000 से क्रेडिट कह रहे हैं, चलें सॉरी आगे चलने से पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है प्लीज? जी अब्दुल बासित साहब आप ठीक कह रहे हैं शायद, लेकिन एक मिनट, यहाँ तक जो मैंने 10,000 लिखा और फिर आपको बताया कि इसमें अगर हम 10,000 से इस एसेट को डेबिट कर देंगे तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगी और वो नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक साहब ने मुझे ये कहा कि फिर 2290 जो फिगर है इस 10,000 के अंदर, उसे इमीडिएटली सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना चाहिए। मींस शायद मुझे ये कोई एंट्री सजेस्ट की जा रही है कि चलें ठीक है जी 7710 इस तरह डेबिट कर लें और बाकी जो 2290 है इसे फॉरेन इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से लिखें। नहीं, 2290 ने फिर अब इंटरेस्ट एक्सपेंस बनना नहीं है, बनना तो है लेकिन आज ही तो नहीं बनना सारा। इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस पे इस क्वेश्चन का मैं मतलब ये है कि 4 सालों में इसने एक्सपेंस बनना है, तो आज इसने सारा एक्सपेंस नहीं बनना है। तो बनना तो है लेकिन जब टाइम गुजरेगा। अभी तो हम किस डेट की बहस कर रहे हैं? तो फिलहाल ना इसे कैपिटलाइज होना चाहिए और फिलहाल ना इसे अभी एक्सपेंस आउट होना चाहिए। हाँ, टाइम बेसिस पे इस 2290 को जरूर एक्सपेंस आउट होना चाहिए। तो मैं इस वक्त जब एंट्री कर रहा हूँ फर्स्ट जनवरी 2000 पे, तो बोरिंग कॉस्ट ना तो अभी इस दिन कैपिटलाइज होनी चाहिए और ना ही इस वक्त एक्सपेंस आउट होनी चाहिए। होनी एक्सपेंस आउट ही है लेकिन टाइम बेसिस पे। ठीक है, मेरे सामने जो क्वेश्चन आया था अब्दुल वासिफ साहब, ठीक है? ये क्वालिफाइंग बेटा एसेट बेटा इसलिए नहीं क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट तो वो होता है जो जैसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड बन लग रहा हो और वो बन रहा हो,
ये तो मशीन हमने स्ट्रेट अवे शायद लीज करवाई है, देयर इज नो इंडिकेशन कि हमने ये मशीन खुद बनाई है, ठीक है। और वैसे भी जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है बन के, तो देन तो फिर उसमें अगर उससे रिलेटेड अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इंकर भी हो रही हो तो देन वो कैपिटलाइज नहीं करते। ये क्वालिफाइंग एसेट ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है जब तक वो कंप्लीट ना हो रहा हो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड जो है, कंसंट्रेशन से प्लीज जरा कुछ चीजें अगर हो रही हैं बातें रिवाइज करना जरा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस असल में कहते हैं कोई भी एसेट अगर आप बना रहे हैं वो इन प्रोसेस है, कोई भी नॉन करंट एसेट अगर आप बना रहे हैं और इन प्रोसेस अभी वो है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर फॉर एग्जांपल उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने कोई लोन नहीं भी लिया तब भी वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन अब अगर उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने कोई लोन लिए और उस लोन के पैसे आप बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस अब क्वालिफाइंग एसेट भी है। क्वालिफाइंग एसेट का वर्ड कब आएगा? जब कोई एसेट आप बना रहे हैं और उसके लिए लोन में से पैसे आपने इस्तेमाल किए। अगर फॉर एग्जांपल लोन नहीं है, सारे अपने ही पैसे इस्तेमाल हुए, तो फिर वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो है, लेकिन उसे क्वालिफाइंग एसेट मींस IAS 23 में उसको लेके जाने वाली कोई बहस नहीं। ये ठीक है बेटा, ये क्वालिफाइंग एसेट वाली बात समझ आ गई आप लोग? नहीं एक सेकंड, सॉरी मेरे सामने क्वेश्चन भी है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ जी। बात मैं ये कर रहा था कि राइट ऑफ यूज मशीन को 10,000 से डेबिट नहीं होना चाहिए। ओके। सेकेंडली लीज लाइबिलिटी की तरफ आए जरा। अब बेटा मैंने लीज लाइबिलिटी वर्ड्स तो लिखे हैं लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में इसका मीनिंग है पेएबल टू लेसर। बाकी ठीक है, वो लीज लाइबिलिटी अकॉर्डिंगली IFRS 16 को ज़हन में रख के हमने वर्ड्स लिखती हैं। अब इसके सामने 10,000 रुपीज भी अगर लिखे हो तो क्या लीज लाइबिलिटी को 10,000 से ही क्रेडिट होना चाहिए? अब इस 10,000 में भी क्या है? प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी है। तो क्या सारा इंटरेस्ट आज ही पेएबल हो गया? अगर मैं 10,000 से लाइबिलिटी क्रेडिट करूंगा तो उसका मतलब प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी आज ही लाइबिलिटी होगी। कंसंट्रेट प्लीज। अगर 10,000 हम लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल भी पेएबल हो गया इसका मतलब, और इंटरेस्ट भी आज ही पेएबल हो गया। तो क्या सारा इंटरेस्ट आज ही पेएबल हो गया या इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे पेएबल हो गया? ये जो इंटरेस्ट है ये कब एक्सपेंस बनता है? मैंने थोड़ा सा वर्ड जरा डिफरेंट किया है। नहीं, अब ये अकर कब हो जाता है? ये इंटरेस्ट आपने कहा अकर, अकर जब हो जाएगा तो एक्सपेंस हो जाएगा। अकर इन सेंस ये इंटरेस्ट कब अकर हो जाता है? जरा थोड़ी सी बात को जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जरा करते हैं एक सेकंड के लिए। आप फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लें, 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लें और इसका लेट्स से इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आज आप किस अमाउंट की एंट्री करेंगे? 5 लाख का लोन लिया आपने, उसको क्या एंट्री करेंगे आप? क्या कैश डेबिट कितना? 5 लाख। लोन कितने से? 5 लाख से। क्यों? उसका इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करते। जब आपने लोन लिया उस वक्त सिर्फ प्रिंसिपल ही पेएबल है, लेकिन अगर लोन लेने के बाद एक दिन गुजर जाए, 2 दिन गुजर जाए, 3 दिन गुजर जाए, महीना गुजर जाए, 6 महीने गुजर जाए, साल गुजर जाए, तो लोन लेने के बाद जब टाइम गुजरेगा तो फिर इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर होगा, और अगर वो इंटरेस्ट आपने ना दिया तो फिर वो पेएबल बनेगा। अगर बैंक से लोन लेंगे तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट 5 लाख प्रिंसिपल से एंट्री होगी। हाँ, फिर जब ये लोन लेने के बाद टाइम गुजरता जाएगा तो जितने अरसे टाइम गुजरा होगा उतने अरसे का इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सपेंस पे ना किया तो फिर वो पेएबल होगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड गुजरा और जो इंटरेस्ट बना वो आपने पे कर दिया तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी और इंटरेस्ट पेएबल भी कब होता है? जब टाइम गुजर जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस टाइम बेसिस पे, और अगर पे नहीं करेंगे जिस दिन देना है तो फिर पेएबल हो जाएगा। मेरे वर्ड्स प्लीज क्लियर हो रहे हैं? तो क्या 1 जनवरी 2000 को सारा इंटरेस्ट ही पेएबल हो गया या फिलहाल प्रिंसिपल पेएबल है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा
फिर ये इंटरेस्ट पेएबल रिकॉर्ड होगा अगर साथ साथ हमने पे ना किया। मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं प्लीज? फाइनली बताएं 10,000 से पेएबल क्रेडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? इसके अंदर अगर 2290 का इंटरेस्ट है और हम 10,000 से लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें, विच मीन्स हम कहना चाहते हैं आज ही वो सारा इंटरेस्ट पेएबल हो गया है, हालांकि ये सिचुएशन नहीं है। इंटरेस्ट कब पेएबल होगा? जब टाइम बेसिस पे। इंटरेस्ट इनकर कब होता है? टाइम बेसिस पे। और पे ना अगर करें टाइम बेसिस पे तो फिर पेएबल होता है। इस सारी डिस्कशन को जरा थोड़ा सा समराइज फॉर्म में इजी करते हैं। अपना क्वेश्चन जरा एक सेकंड सामने रखें, मैं जरा सारी बात जरा फाइनल आपके सामने रखता हूँ। देखिए यकीनन इस वक्त जो हम क्वेश्चन इस वक्त कर रहे हैं, कि क्वेश्चन लीज का है। हमें बताया गया जी कि मशीन है जो लीज पे ली जा रही है। क्या ये भी हो सकता है कि इस डेटा को देख के हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये मशीन कोई बैंक से लोन लेके भी खरीद सकते थे? लेकिन लीज हुई है और लीज के कॉन्टेक्स्ट में हमने बहस करनी है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये भी हो सकता था कि हम बैंक से लोन ले लेते और एसेट खुद खरीद लेते अगर पैसे नहीं है तो। बात समझ आ रही मेरी? क्या वर्ड्स बोले मैंने? दो सेंटेंसेस बनाए छोटे छोटे। हम क्या कर लेते? बैंक से लोन ले लेते और एसेट खुद खरीद लेते। बैंक से लोन ले लेते तो आप बताएंगे कितने लोन की जरूरत पड़ती? 10,000 की जरूरत पड़ती या 7710 की? 7710 की जरूरत पड़ती। 7710 से हमारा गुजारा हो जाना था आज। क्या एंट्री कर लेते 7710 लेके? कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 7710 कैश डेबिट लोन क्रेडिट। फिर क्या करते? एसेट खरीद लेते 7710 का, कैश क्रेडिट हो जाता और एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब दोनों एंट्री जरा अलग अलग जरा अपने सामने रखें। फर्स्ट एंट्री कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 7710 से। देन एसेट डेबिट कैश क्रेडिट भी 7710 से। दोनों एंट्री सेम डेट पे ही होनी थी। हमने तो पैसे लिए इसलिए थे ताकि एसेट ले लेते। इसको अगर नेट करके सोचें तो शायद एसेट डेबिट हो रहा है 7710 से और लोन क्रेडिट हो रहा है 7710 से। अब अपनी इधर एंट्री देखें जो आपने लिखी हुई है, अभी अपने हाथ से जो एंट्री आप लिख रहे हैं। अब क्योंकि हमने एसेट अपना लेने की बजाय लीज पे ले लिया इसलिए थोड़े से वर्ड्स बदल गए और पैसे हमने जो देने हैं वो बैंक को लोन के अगेंस्ट देने के बजाय लीज के अगेंस्ट देने। तो अगर मैं फाइनली ये कहूँ कि वही एंट्री है सवाई इसके के हमने कैश लेके एसेट खरीदने की बजाय सीधा एसेट ही खरीद लिया है और पैसे देने हैं, शायद नेट इफेक्ट ही है। कैश लेके कैश इस्तेमाल करने के बजाय हमने एसेट ही ले लिया है और पैसे इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? यकीनन अगर 7710 का लोन लेते तो इंटरेस्ट उस पर भी देना था। 7710 का अगर लोन लेते तो उस पर भी इंटरेस्ट तो देना ही था और लीज पे भी इंटरेस्ट देना है। लेकिन आज प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में एसेट भी आपका 7710 का और लाइबिलिटी भी 7710 है। इंटरेस्ट ना कैपिटलाइज होना चाहिए क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है और ना ही फिलहाल पेएबल है क्योंकि अभी टाइम नहीं गुजरा है। देयरफॉर आई होप कि मैं को समझा सका हूं। फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी होती है, बोलने जरा वर्ड्स, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और ये किस अमाउंट से होती है? 7710 मींस 7710 मींस प्रिंसिपल को जरा थोड़ा सा जरा डिफरेंट नाम इसलिए दे दें कि जरा स्टैंडर्ड में वो है। आप अपनी वर्किंग देखें 7710 थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट भी किया है। तो प्रिंसिपल मींस ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे एंट्री होती है। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री जो लेसी करता है? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और किस अमाउंट पे करता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको 3 लाइंस शायद कही थी है एंट्री के लिए। 2 लाइंस तो आपकी डेबिट क्रेडिट में यूज हो जाएंगे, फिर उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लें कि फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी इज रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। जी आई होप कि एवरीबॉडी इज क्लियर हियर। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपने इंटरेस्ट देना नहीं? देना है, टाइम बेसिस पे देना है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। अगर पे ना हुआ 7 साल तो यकीनन फिर इंटरेस्ट पेबल भी रिकॉर्ड होगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू हो जाएगा टाइम बेसिस पे और अगर पे नहीं करेंगे तो लायबिलिटी भी बनता है। तो व्हाट आर द वर्ड्स जो शायद फाइनली अपने ज़हन में रखें? इंटरेस्ट इज इंकर्ड ऑन टाइम बेसिस।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है प्लीज सारा? बाकी अब जो कुछ मैंने आपके सामने डिस्कस किया है एक नजर आप पढ़ भी लें दोबारा, एंट्री भी देख लें, स्टिल कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दें। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन ये एसेट आया और पैसे पकड़ा दिए, साइमल्टेनियस शायद हो रहा होगा ये, तो मैंने अभी आपसे कहा उसमें कंपाउंड एंट्री कर लें, कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बहुत जरा हम ये जरा थोड़ी सा मुश्किल हो जाएगा जहन में रखना। मेरा ख्याल में व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, एसेट आया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पैसे दिए, अब पैसे देने लगे हैं। और सेम डेट पे कंपाउंड कर सकते हैं आप उस, और लेकिन जब वो पेमेंट की एंट्री करेंगे फिर वो समटाइम्स आपको ये वर्ड फिगर्स डिफरेंट नजर आएंगी, तो मेरी सजेशन ये है कि अगर स्टेप वाइज कर लें तो शायद नेट इफेक्ट वही है, लेकिन एज लॉन्ग एज उनके सेम डेट पे एंट्रीज हैं आप कंबाइन कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन ये एसेट वाली बात समझ आ गई? बाकी अब आगे चलते हैं जी, आगे शुरू करेंगे प्लीज। ये किस दिन एंट्री हुई है? 1 जनवरी मीन्स 1 जनवरी मीन्स जिस दिन, पहले दिन मीन्स शायद जिस दिन एसेट लेसी के पास आ गया। अब चलें जी, अब नेक्स्ट आपको बताना चाहिए क्या क्या होना। सेम डेट दोबारा लिखें जी, आप लोग परेशान ऐसे ही हो रहे हैं जी। अगर बेटा क्वालिफाइंग एसेट होगा तो यकीनन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, वो सारी बातें अपनी जगह एज इट इज है, जो आपने FA1 में पढ़ ली है बिल्कुल वो सही पढ़ा। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट होगा तो सब कुछ वही होगा। लेकिन ये भी काइंडली क्लियर रखें, जो अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो इवन देन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह फिर जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह बहस करेंगे। आफ्टर द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज देन फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना सीज हो जाती है। व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, सब्सटेंशियली कंप्लीट एसेट हो जाए, तो फिर एसेट में बोरिंग कॉस्ट वहां से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज नहीं होती। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। सेम डेट प्लीज दोबारा जी। अब इसकी शायद बात होगी थी 1 जनवरी 2000 की फर्स्ट डाउन पेमेंट होनी है, बताएं जी एंट्री। लीज लायबिलिटी डेबिट कितने से? अब ये पे करने से एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम होगी? कितने से? इस 2000 में इंटरेस्ट नहीं होगा इस, ये कौन सा 2000 है? डाउन पेमेंट वाला आज है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऑनवर्ड्स जो है उसमें शायद इंटरेस्ट भी होगा। ये जो डाउन पेमेंट वाला 2000 उसकी बात हो रही है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट कैश और बैंक, व्हिचएवर यू वांट टू से, कैश क्रेडिट। जी क्वेश्चन का डेटा आप सामने रखें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज। ओके यहाँ तक जी, बताएं जी नेक्स्ट कोई डेट। सीक्वेंस बनाते रहे, एसेट ले लिया हमने, उसकी डाउन पेमेंट कर दी, नेक्स्ट कोई डेट 31 दिसंबर 2000 पे रुकने की पहली वजह, इंस्टॉलमेंट भी एक पे होनी है, एक और वजह भी आपके जहन में आनी चाहिए जी। नहीं इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ये मेरे लिए छोड़े, दो काम होने शायद, एक तो इंस्टॉलमेंट 2000 की पे होनी है और सेकेंडली एसेट भी शायद यूज हुआ है, तो एसेट की अब डेप्रिसिएशन लेसी चार्ज करेगा। फिर लेसी ने अपनी बुक्स पे एसेट रिकॉर्ड किया, तो आप डेप्रिसिएशन की वर्किंग पहले कर लें, फिर वो इंस्टॉलमेंट की बात मैं करता हूँ। ये समझ आ रहा है प्लीज? अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एंट्री से डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये सिंपल वर्किंग है। एसेट कितने से रिकॉर्ड हुआ? 7710 से। रेट शायद डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, सिंपल फिलहाल तो 20%। ये अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ रहा है? 1542। तो जो एसेट यूज कर रहा है वो फिर डेप्रिशिएट कर रहा है।
एनी कंफ्यूजन? सेम डेट दोबारा लिखें। जी अब मैं किसी को पता है सेम डेट मैंने क्यों लिखी? एक 2000 की इंस्टॉलमेंट अब पे होनी, क्या उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा? उस इंस्टॉलमेंट में क्या भी होगा और क्या भी होगा, कुछ प्रिंसिपल ही पे भी होगा और इंस्टॉलमेंट भी होगी, और सॉरी उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों है। अच्छा इस एंट्री के लिए जरा जगह रखें काइंडली, जरा 3 लाइनें रख लें। एक वर्किंग बनानी है आपने, मतलब 3 लाइनें रख के बना लें वर्किंग के बाद। एक हेडिंग लिखे वर्किंग। लीज के इन क्वेश्चंस में मेरे काइंडली 5 मिनट जरा वर्ड्स गौर से सुनने जरा, बल्कि बेहतर ये बस वर्किंग की हेडिंग लिख के रुक देंगे जरा। 3 लाइनें छोड़ दें एंट्री के लिए, एक वर्किंग की अगर हेडिंग लिख रहे हैं तो लिख लें, उसके बाद काइंडली जरा रुक दें। लीज के इन क्वेश्चंस में एक सॉर्ट ऑफ टेबल बनाया जाता है जो शायद हर क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा। उसका नाम होता है फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। बात मेरी जरा काइंडली जरा पूरी होने दीजिएगा। फाइनेंस चार्ज सिंपली इंटरेस्ट के लिए वर्ड है। फाइनेंशियल चार्जेस आपने वर्ड सुने होंगे, तो फाइनेंस चार्ज एलोकेशन डिवीजन टेबल। टोटल हमारा इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में 2290, लेकिन उसने 4 सालों में इंस्टॉलमेंट्स के साथ पे होना। अपनी जरा वर्किंग्स देखें जरा, इनिशियली अपने रजिस्टर पर जो लिखी, सबसे पहले आपने एक लीज पेमेंट्स की वर्किंग लिखी है। 10,000 के अंदर इंटरेस्ट है और 7710 में से इंटरेस्ट निकल गया था। अब अकाउंटिंग में ये जो इंटरेस्ट है 2290 का, इसने ईयर वाइज डिवाइड होना। 2290 सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये 4 सालों का इंटरेस्ट है, और ये डिवाइड बाय 4 भी नहीं होता। ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इंटरेस्ट नहीं होता, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बेस पे इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बेस पे मैं भी याद करवाता हूँ आपको, कैलकुलेट होता है। तो ये जो टेबल मैंने बनाया, इस टेबल का मकसद ये है कि हर साल का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेग्रीगेट हो जाए रेंटल्स में से। तो इसका तरीका ही होता है, या बल्कि इसका एक रीजन भी मैं लिख देता हूँ। आप इधर हेडिंग लिख लें, इसकी रीजन लिख लें, उसके बाद फिर एक टेबल बनना है। हेडिंग लिख लें, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल, और इसका पर्पस फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा। पर्पस इज टू segregate the principal and interest from rentals और rentals या installments, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है। इस टेबल को बनाने का मकसद ये है कि इंस्टॉलमेंट्स में या रेंटल्स में जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट शामिल है उसे अलग अलग कर लिया जाए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्पस इज टू सेग्रीगेट अलग अलग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम रेंटल्स। मैंने किसे बोला? ये इंस्टॉलमेंट्स इन्हें समटाइम्स रेंटल्स भी कह देते हैं। अब इसके बाद मैंने कुछ कॉलम्स बनाने, वो भी साथ साथ अपना बनाइएगा। पहले जरा समझ लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। रेडी है सर? यस सर। कुछ कॉलम्स बनेंगे सर, इसमें एक डेट का कॉलम होगा, नेक्स्ट कॉलम में रेंटल्स लिख लें, रेंटल्स वर्ड हेडिंग हो जाए या इंस्टॉलमेंट्स हो जाए, एक ही बात है। फिर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड फाइनली एक बैलेंस का कॉलम बन जाएगा। प्लीज पहले 1 मिनट देखें, थोड़ी सी हेल्प करें जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एग्रीमेंट हमारा लीज का किस दिन से स्टार्ट हो रहा है? 1 जनवरी 2000। बिफोर पेइंग एनी अमाउंट, कितना
बैलेंस हमने पे करना है, नहीं 10,000 नहीं, बिफोर पेइंग। अब 7710 आज 7710 वो टोटल देना है 4 सालों में 10,000 बिफोर पेइंग एनीथिंग। आज कितना देना, आज की वैल्यूज में कितना देना है 7710। तो ये एग्रीमेंट की डेट से स्टार्ट होगा हमेशा टेबल, फर्स्ट जनवरी मैंने एग्रीमेंट की डेट लिखी है, और इसके सामने हमेशा वो बैलेंस आएगा जिस बैलेंस से आपने अपनी लीज लायबिलिटी को क्रेडिट की है। एक सेकंड जरा रिपीट करें मेरा सेंटेंस के, ये टेबल्स किस डेट से स्टार्ट होगा, जिस डेट पे एग्रीमेंट हुआ है, और किस बैलेंस से शुरू होगा, जिस बैलेंस से अपनी लीज लायबिलिटी को क्रेडिट की। तो बिफोर पेइंग एनीथिंग आज की वैल्यूज में हमने 7710 वापस करना है, लेकिन पहले ही दिन क्या 7710 में से 2000 रुपीज वापस हो जाएंगे? पहले ही दिन डाउन पेमेंट के तौर पे 7710 में से 2000 रुपीज पे हो जाएंगे। ये सही है मेरे वर्ड्स? किस में से कितने, 10,000 में से या 7710 में से? असल 7710 10,000 भी इसलिए कह सकते हैं शायद ये दोनों फिगर सेम है, प्रिंसिपल टर्म्स में बात हो रही है। इस 2000 में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, तो देयरफॉर ये सारा का सारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। 2000 मैंने रेंटल लिखा, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, देयरफॉर ये सारा का सारा प्रिंसिपल ही है। अगर ये 2000 रुपीज प्रिंसिपल पे हो जाए तो फिर रिमेनिंग बैलेंस कैलकुलेटर पकड़ेगा। 7710 में से अगर ये 2000 प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो जाए तो 5710 का फिर हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया है किस दिन, 1 जनवरी को ही रहेगा। एनी कंफ्यूजन इन द वर्ड्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप यहां तक? एनी कंफ्यूजन? एक दो स्टेप्स और करवा दें, उसके बाद फिर आगे कंप्लीट आप नहीं करना। देन उसके बाद अपने एग्रीमेंट की डेट्स के मुताबिक चलता जाना है। तो नेक्स्ट हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक 31 दिसंबर 2000 को एक फर्दर 2000 रुपीज का रेंटल पे होना है। अब इस 2000 में जो सेकंड 2000 है इसमें इंटरेस्ट है, अच्छा इस पे इंटरेस्ट है या इसमें है? इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बेस पे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, वो बैलेंस जो कुछ अर्सा कांस्टेंट रहा हो। तो हमारा बैलेंस था 7710 जो हमने वापस करना था। पहले ही दिन 2000 वापस करने के बाद हमारा 1 जनवरी पे बैलेंस रह गया था 5710। क्या मैं कह सकता हूँ 5710 फिर देन 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक एज इट इज रहा है? ये अब लोन की तरह की बातें हो रही हैं। एक सेकंड के लिए दोबारा जरा लोन ज़हन में लाएं जरा। अगर हमने बैंक से लोन लिया होता 7710 और उसमें से 2000 डाउन पेमेंट के तौर पे वापस कर देते, तो पहले साल का इंटरेस्ट बैंक को किस अमाउंट पे देते? आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5710 पे। तो उसी तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट होना आउट बैलेंस पे, और वो शामिल है इस इंस्टॉलमेंट में 2000 में शामिल होकर उसने पे होना। तो तरीका इसका ही होता है, कैलकुलेटर पकड़े, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हुए आप कहाँ देखा करेंगे, बैलेंस नहीं, अब 7710 पे कैलकुलेट करूं या 5 वो क्यों 5710 पे क्यों? नहीं आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी ठीक है, 7710 तो शायद हमारी एक दिन भी लाइबिलिटी नहीं रही, उसमें से 2000 तो हमने इमीडिएटली दे दिया, और जब आपने बैलेंस वापस कर दिया तो उस बैलेंस पे फिर आपने इंटरेस्ट नहीं देना, जो रिमेनिंग रह गया उस पे अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और ये रिमेनिंग एक पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2000 तक। तो 5710 मल्टीप्लाइड बाय 15%। अच्छा एक छोटा सेंटेंस भी क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन करवाया था, वो पढ़िएगा जरा, वो सेंटेंस यही शायद एक्सप्लेन कर रहा है। Calculated on the remaining balance of liability during each accounting period. So what is the remaining balance of liability in this first accounting period? 5710। तो एक मिनट 15% करें, काइंडली अगर अलाउ करें तो राउंड ऑफ प्लीज कर लें। 857 प्लीज, रुपीज में राउंड ऑफ करने की इजाजत दे दें। 857 ओके प्लीज। अब ये मैंने किस पे कैलकुलेट करके किस कॉलम में लिखा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट के कॉलम में लिख लिया। अब जरा सेकंड कॉलम में है पीछे, ये जो 2000 है ये टोटल अमाउंट ऑफ रेंटल है, इसमें अब एक साल बाद इसने पे होना है तो इसके अंदर इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, तो इसका इसमें इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, नहीं इसमें इंटरेस्ट 857
इस 2000 में 857 इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया इसमें, और रिमेनिंग फिर कितनी अमाउंट रह गई 1143। आपने मुझे कैसे सॉल्व करवाया 2000 माइनस 857, तो 2000 इज सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल की कैलकुलेट हो गई। ठीक है प्लीज, जस्ट एक लास्ट वर्किंग प्लीज। जब 31 दिसंबर 2000 पे ये सेकंड रेंटल पे हो जाएगा, एंट्री उसकी करते हैं अभी हम, तो आप फिर मुझे बता सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा कंसंट्रेशन। ये 5710 में से फिर कितने पैसे लेस होके रिमेनिंग बैलेंस आएगा 5710 सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है या इसमें इंटरेस्ट भी है 7710 प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसमें ये जो बैलेंस वाले कॉलम में। तो 5710 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी वाली, ये फर्स्ट वर्किंग मैंने कैसे की थी 7710 माइनस दिस प्रिंसिपल, लेकिन पहले 2000 में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो सारा प्रिंसिपल ही बन गया था। तो 7710 माइनस फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5710 एंड 5710 माइनस बोल दें फिगर 1143 इज इक्वल टू 4567। बात मेरी समझ आ गई प्लीज। तो ये जो लास्ट कॉलम में फिगर्स हैं ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इंटरेस्ट फिर इसके अलावा कैलकुलेट हो रहा है। अगर अलाउ करें मुझे एक वर्किंग और करवा दें। नेक्स्ट डेट बोलें 31 दिसंबर 2001। अपने एग्रीमेंट के मुताबिक चलते जाना है। 2000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे फिगर बताइएगा 685। बैलेंसिंग फिगर यहाँ कैसे आ जाएगी अब 2000 माइनस 685 1315 एंड फाइनली बैलेंस 4567 माइनस 1315 इज इक्वल टू 3252। ये जिन्हें क्लियर हो गया प्लीज यहाँ तक नोट कर लें। अगर किसी की स्पेसिफिक किसी का क्वेश्चन रह गया, किसी वर्किंग यहाँ तक समझ नहीं आई तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इसको जरा थोड़ा सा टेबल को जरा खुला खुला बनाइएगा, एक एक लाइन अगर छोड़ के, जरा फर्स्ट टेबल अगर इसमें शायद कुछ मैंने फर्दर डिस्कशन भी करनी है तो एक एक लाइन अगर छोड़ के टेबल में वर्किंग लिख लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फिगर सॉल्व करने की समझ आ गया, फिगर्स कैसे सॉल्व हो रही हैं प्लीज क्लियर हो गया सारा, काइंडली बता दीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी टेबल बेटा आपने स्टार्ट करना है 1 जनवरी मींस डेट ऑफ एग्रीमेंट से, और डेट ऑफ एग्रीमेंट पे जिस अमाउंट से आपने लायबिलिटी क्रेडिट की होगी वो फिर इस टेबल का एक स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस के कॉलम में बन जाएगा। देन उसके बाद फिर आपने अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जिन डेट्स पे पेमेंट्स करनी है उन डेट्स को लिखते जाना है। तो हमारे इस एग्रीमेंट के मुताबिक एक शुरू में डाउन पेमेंट है, इनिशियल डिपॉजिट है 2000, उसके बाद फिर 2000 की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स है 4, तो उसमें से भी मैंने 2 की वर्किंग की, अभी फर्दर भी होनी है।
तो फर्स्ट रेंटल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्योंकि एडवांस में है तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो सारा प्रिंसिपल ही आ गया। तो 7710 का जब प्रिंसिपल बैलेंस है उसमें से 2000 पे होने के बाद फिर रिमेनिंग 5710 का बैलेंस रह जाएगा। देन उसके बाद फिर एक साल बाद जब इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे तो उसमें फिर एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट निकाल के कैलकुलेट करने के बाद फिर आप रेंटल में से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 2000 माइनस 857 आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगी। और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो शुरू में था 5710 उसमें से जब ये इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तो फिर रिमेनिंग प्रिंसिपल 4567 रह जाएगा और उसके बाद फिर ऑनवर्ड जैसे ही वर्किंग है। ठीक है प्लीज अब क्लियर हो गया? अगर कुछ इशू रहेगा, कुछ स्पेसिफिक फिगर नहीं समझ आ रही वो काइंडली पर बता दें। क्लियर हो गया वैसे? जी अगर काइंडली क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा। जो लोग कंप्लीट कर लें जरा यहाँ तक लिख लें तो टेबल पूरा करेंगे। ये किसको पता है टेबल कहाँ तक जाना है? नहीं मतलब अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स हो गई हैं, ये कंप्लीट करें जरा, सोचें जरा इंडिविजुअली। जी बट अब्दुल रऊफ वो मेरा ख्याल है अल्लाह मालिक है उसका, इस वक्त अगर आपने FA2 स्टार्ट किया तो मेरा ख्याल इसको टाइम दें। जी ताहिर साहब ठीक है, अब कंप्लीट कर लें, मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि क्लियर होगी बात यहाँ तक या नहीं। कोई नहीं, बस आप फिगर सही राउंड ऑफ करें, बाकी अगर कोई 1-2 रुपए का डिफरेंस रह गया तो वो देख लेते हैं कि क्या करना है उसका, किस किस से लेने मैंने, मैं देख लेता हूँ। बारह ये वर्किंग तो क्लियर होगी ना प्लीज, कि फिगर्स कैसे सॉल्व हो रही हैं। जी उस्मान साहब आपने कर ली फिगर, जरा बताइए जरा। 2002 का इंटरेस्ट कितना? चले देख लो 480, बस सही राउंड ऑफ कर लें यार, 488 है 489 है? 488 है जी। बैलेंसिंग फिगर प्रिंसिपल 1512, रिमेनिंग 1740, इंटरेस्ट 261, 1739 और 1। बेटा प्लीज क्या हो गया ये फिर वही मसला शुरू हो गया है यार। 1 को 0 लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1 अप्रोक्सीमेटली 0 ही है तो परेशान तो नहीं होंगे हम? कैसे 0, ये तो 1 लिखा हुआ है। एक सेकंड जरा एग्जाम हॉल में जाए जरा, एग्जाम में जो पेपर आता है वो इस चीज का आता है कि ये 1 है ये 0। हम लॉजिकली बात कर लेते हैं, ये डिफरेंस इसलिए आ गया है क्योंकि आपका 15% जो आप बता रहे थे मुझे वो थोड़ा सा राउंड करके फिगर्स आ रही थी, तो राउंडिंग ऑफ का बेटा प्लीज ये पेपर नहीं, तो बिल्कुल रिलैक्स है। अल्लाह मालिक है। हम पहले ये सोच लेते हैं कि क्या 0 तकरीबन होना चाहिए था, ये नहीं, ये हुआ क्या है, पहले मेरे ख्याल लॉजिकली पहले ये बात करते हैं। बाकी बहरहाल आई होप के राउंडिंग ऑफ से ही फिगर्स आ रही है। तो असल में बेटा ये जो टेबल हमने बनाया ये टेबल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है?
मैंने इसे स्टार्ट किया था कि हमारी लायबिलिटी है कितनी, और जब ये सारी अमाउंट्स पे हो जाएंगी जो सेकंड कॉलम में हमने लिखी हैं, डाउन पेमेंट से लेके सारे रेंटल्स पे हो जाएंगे, तो फिर जितना हमने प्रिंसिपल और उस पर इंटरेस्ट देना होगा, वो देने के बाद फिर हमेशा हमारी लायबिलिटी का बैलेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। अब ये जीरो एग्जैक्टली शायद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो रेट है 15%, वो पॉइंट्स में फिगर्स आ रही थी, तो रादर देन कि हम टाइम वेस्ट करें मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इन सिग्निफिकेंट चीजों पर, आई होप कि कोई बहस की जरूरत नहीं है। तो 1 आ रहा है 1 लिख लें, 0 आ रहा है मींस 139 को 1739 जो 1740 कर लें, तो मेरा ख्याल ये इरेलीवेंट बहस है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसे अप्रोक्सीमेटली 0 आना क्यों चाहिए, बस ये काइंडली बता दो। जब सारी लाइबिलिटी पे कर देंगे, नहीं बेटा वो बहस ही नहीं होगी, जब सारे पैसे दे देंगे हम तो उसके बाद तो फिर कोई लाइबिलिटी नहीं बचनी चाहिए। तो इस टेबल में हमने क्या किया कि जो जो हमने पैसे देने हैं वो लिखी है, जब देंगे तो कितना प्रिंसिपल पे हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट पे हो जाएगा। तो आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर 4 years हमारी लाइबिलिटी फिर अप्रोक्सीमेटली 0 ही होनी चाहिए। तो इस टेबल का मकसद एक लिखा था ऊपर आपने हेडिंग में, वो दोबारा पढ़ के बताएं क्या पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये था कि जो हमने अमाउंट्स देनी है सेकंड कॉलम में, उसमें हर अमाउंट में प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है, ताकि हम फिर अकाउंटिंग ईयर वाइज अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज की फॉर्म में कर सकें। ठीक है, तो आइए मेन चीज की तरफ चलते हैं जरा। हमने स्पेस रखी थी इस टेबल को बनाने से पहले, याद है? हम एंट्रीज के लिए एक जगह छोड़ी थी हमने 3 लाइनें, बल्कि 1 मिनट अगर मुझे पहले जरा टेबल अपने सामने रखे हमने जहां भी बनाया, ये 31 दिसंबर 2000 पे, अब जब पेमेंट रिकॉर्ड करने लगे हम, अगर 31 दिसंबर पे 2000 पे रेंटल पे हो रहे हैं, तो ये जो ब्रेकअप हुआ हुआ अमाउंट्स का, इनकी बेस पर एंट्री बनानी है आपने। ये सही है? 31 दिसंबर 2000 पे इस 2000 का क्या ब्रेकअप नजर आ रहा है? 1143 प्रिंसिपल है और 857 अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट है। ठीक है, अब अगर ये पैसे एज लेसी आप दे दें तो कैश तो क्रेडिट होगा, जस्ट एक मिनट, कैश या बैंक कितने से क्रेडिट होगा? बैंक ने तो अपनी इंस्टॉलमेंट लेनी 2000, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए, हम अपनी अकाउंटिंग करते हुए लेसी की, इसको शायद ब्रेक करेंगे। प्रिंसिपल इंटरेस्ट में अब डिवाइड तो हमने कर लिया हुआ है, तो इसके अगेंस्ट क्या डेबिट होगा? लीज लायबिलिटी हमेशा डेबिट होगी प्रिंसिपल अमाउंट से। ये सही है वर्ड्स? और अगली चीज जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें बैलेंसिंग फिगर 867 है, सॉरी 857, सॉरी व्हाट इज दिस 857? इंटरेस्ट एक्सपेंस अब डेबिट होना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है 857? टेबल देखें, टेबल डेट बताएं, डेट 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, पूरे साल का ये इंटरेस्ट है, पूरे साल का टाइम गुजरा उसका एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस पेबल क्यों नहीं है? जिस दिन इसकी पेमेंट होनी थी उस दिन हम पेमेंट करने लगे। अगर फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर पे इसकी पेमेंट ना हो रही होती तो यकीन ये पेबल ड्यू होता, तो ये एक्सपेंस ड्यू हो गया, लेकिन इस डेट पे जिस दिन ड्यू हुआ उस दिन पे होने की वजह से आपको कोई पेबल नजर नहीं आ रहा। तो लायबिलिटी डेबिट बाय प्रिंसिपल अमाउंट, expense debit by interest expense amount, and cash credit by the total rental amount. Okay होगी प्लीज वर्किंग? एनी कंफ्यूजन? अब जरा इंडिविजुअल लिखिए अपने हाथ से, आई होप कि देख के नहीं लिख लिया था अभी आपने। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गया प्लीज? नहीं ये एंट्री मैंने रोका था आप लोगों को, लेकिन आपने शायद पहले लिख ली। एनी कंफ्यूजन फाइनली? चलिए रिक्वायरमेंट देखें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें। बी चल रही है शायद अभी, किस साल की भी एंट्रीज हुई हैं? 2000 की शायद हुई है, लेकिन एक और साल भी रिक्वायर्ड है, प्लीज है। एक नेक्स्ट जरा हेडिंग बना लें, चलें अलग हो जाएगी जरा सेग्रीगेशन फॉर द ईयर एंडेड। अब टेबल के लिए टेबल बना लिया होगा अपने बीच में, आगे चले जाए जहां भी जगह। नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज आराम से साफ सुथरी अलग लिखें फॉर द ईयर एंडेड। 2 सालों की एंट्रीज रिक्वायर्ड है बी रिक्वायरमेंट में 2001। जरा हेडिंग लिख के जरा सोचेंगे कौन सी एंट्रीज होनी है इस साल। एसेट भी तो रिकॉर्ड होगा यार,
एसेट रिकॉर्ड हो गया, लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गई है। इस साल बस दो ही काम होने, डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है एसेट पे, और सेकंड रेंटल 31 दिसंबर 2001 वाला रिकॉर्ड होना है। करना चाहिए आपको इंडिविजुअली, हो जाएगा मेरे ख्याल। ईयर एंड पे ही दो एंट्रीज बनती हैं, 31 दिसंबर 2001 depreciation debit, accumulated depreciation credit, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम फिगर्स ही आ जाएंगे। अगर वर्किंग करना भी चाहें तो 7710 इंटू 20%। डेप्रिसिएशन तो फाइनल आंसर है इनमें, 1542। टेबल देखें और 31 दिसंबर 2001 पे जो सेकंड रेंटल है उसका जरा सेग्रीगेशन देख के एंट्री कंप्लीट करें। जी टेबल में ब्रेकअप है जी, 1315 प्रिंसिपल है और 685 इंटरेस्ट है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, कंप्लीटेड है यहाँ तक? तो अगर वो कह रहा है तो मेरे से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, वो मुझे खुद कह देगा। क्या उसने आपके दिल की बात तो नहीं की? अगर ऐसे है तो हम सीधी बात कर लेते हैं। जी एनी प्रॉब्लम प्लीज? चलिए बच्चे कह रहे आज काफी है, तो मेरा ख्याल चले एक आध दिन जरा मैं भी आपके साथ बच्चा ही बन जाता हूँ। लेकिन बहरहाल जो सॉल्व किया है प्लीज एनी कोई कंफ्यूजन लेके तो नहीं जा रहे इन दिनों में? डेफिनेटली कोई आप पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालना मैंने, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं कम से कम ये क्लियर होता जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे साथ इंशाल्लाह कल एक आध क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल से कुछ होमवर्क भी स्टार्ट करते हैं छोटा मोटा। तो आज जरा थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा रिवाइज करके फिर कल आइए। इसकी वजह से एक सी रिक्वायरमेंट अभी रह गई, इंशाल्लाह फिर कल करते हैं। ठीक है जी प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? ओके जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।